हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते अच्छा होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक है वो एक्चुअली वो सिंगल टॉपिक नहीं है ना। दिस इज अ कंबाइंड ऑफ सो मेनी टॉपिक्स। ठीक है, सो मेनी चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं और पढ़ेंगे उसके। ठीक है, तो ये सीरीज जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का सीरीज है, उसमें आपका और भी वीडियोज मिलते रहेंगे। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक जानकारी जो है, जो बेसिक नॉलेज है, हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आज का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही वीवीआई है। वीवीआई इन द सेंस फॉर द पर्पस ऑफ बैंक, पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशंस, एंड आल्सो दिस इज द मोस्ट वीवीआई फॉर द नेट, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम आपका 6 to 7 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जो है, मतलब 10 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, आपको यूजीसी नेट में और बैंकिंग सेक्टर में। तो ये टॉपिक को कवर करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये टॉपिक ही एक ऐसा होता है जो आपको यूजीसी नेट में स्कोरिंग भी करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं होता है। क्यों नहीं लगाना होता है, हम लोग आगे इस पर डिस्कशन करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग किस टाइप से जो है इजीली बना सकते हैं, है ना, और कैसे जो है सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज का हो या अदर टॉपिक्स का सीरीज का हो, सबकी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वहां से इजीली जो है एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो है जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो आप वीडियो को एंड में देखने के बाद आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग की हेल्प से जो है हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हाय, दिस इज माधव ठाकुर फ्रॉम keindia.in। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन से जो है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये टॉपिक में कुछ चीजें हैं जो आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो। एक है कि सेट थ्योरी, दूसरा है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, डाटा टेबल, है ना, डाटा टेबल, चार्ट ऑब्लिक ग्राफ। ये इसके अंदर मेन आपको 1 2 3 4 टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, सेट थ्योरी, नंबर 2 में स्टैटिक्स, नंबर 3 में आपका है डाटा टेबल, नंबर 4 में आपका चार्ट, है ना, या ग्राफ। चार्ट मतलब खाने वाला चार्ट नहीं। ठीक है, चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, देखो, मेन जो स्टार्ट होता है डाटा, जो डाटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक है, उसमें मेनली हम लोग को ज्यादा फोकस ये टॉपिक, एक डाटा टेबल और एक जो चार्ट है ना, और ये वन मतलब इसको इसको और इसको, ये 3 टॉपिक को हम लोग को ज्यादा कवर करना पड़ता है। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चंस भी यही आते हैं। सेट थ्योरी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें कहीं टच नहीं होता है, लेकिन सेट का मतलब ही होता है नंबर का कलेक्शन। ठीक है, और किस टाइप से नंबर कलेक्शन होता है हम बताएंगे आगे। तो यहीं से ये यहीं मतलब सेट थ्योरी से ही सारे चीज स्टार्ट होके आगे बढ़ते जाते हैं, और हम देखते हैं कि जब ये सारे चीज पढ़ लेंगे तो हमारे पास एक टोटल नॉलेज हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ नॉलेज हो जाएगा इन चारों टॉपिक को मिला के, जहां से डेटा पे काम करना होता है ना, और ये चारों टॉपिक मिलके ही डेटा बनाता है। तो डेटा जब तक हमारे पास कलेक्ट नहीं होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस डेटा को कलेक्ट करना, उसको जो है इंप्लीमेंट करना, और उसके बिहाफ पे आप खुद से भी क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ये सारे चीजों को हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखते हैं कि फर्स्ट देखो, सेट थ्योरी हो गया, दूसरा स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स तो आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। स्टैटिक्स के अंदर में हम लोग को जो पढ़ना होता है मीन, मीडियन, मोड। क्या पढ़ना होता है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसके बाद डाटा टेबल, हम जब डेटा हमारे यहाँ से और यहाँ से डेटा हम जो कलेक्ट होगा, उसी डेटा को हम टेबल में यहाँ पे सेट करेंगे, और इसी डेटा को फिर क्या करते हैं हम लोग चार्ट में और या ग्राफ में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम चार्ट या ग्राफ बोलते हैं। तो जो हमारे पास है, हम एक पाई चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार चार्ट पढ़ेंगे, एक लाइन ग्राफ पढ़ेंगे और मिक्स ग्राफ। मिक्स ग्राफ में क्या होगा, हमारा पाई, बार और लाइन तीनों मिक्स होके, तीनों कंबाइंड होके आएगा, वहां पे बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्राफ। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसको कवर करना है आप लोगों को। मेनली आप सिलेबस में देखते होंगे कहीं भी, तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है, जहां पे आप सिलेबस में आपका जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा कि आपको एवरेज फाइंड करने के लिए। ठीक है,
एवरेज, दूसरा होता है आपको बोलेगा परसेंटेज, क्या बोलेगा, परसेंटेज, ठीक है। फिर जो होता है नेक्स्ट जो होता है वो बोलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या पढ़ना होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, पोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो ये कुछ 3 टॉपिक है और एक में हम एडिशनल ऐड करते हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सम एंड डिफरेंस, ठीक है, बेसिक सम एंड डिफरेंस। तो कहीं कहीं आपका सिलेबस में जो लिखा होगा एवरेज, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन सम डिफरेंस भी पूछता है, ठीक है। तो ये मेन 4 चीजें के बारे में इतना जो आप पढ़ोगे, जितने आप टॉपिक दिखाई दे रहा है, ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे टॉपिक में क्या है, मेनली हमको इसी चीज पे काम करना है, सम फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है ना, जोड़ना है, घटाना है, उसका एवरेज फाइंड करना है, एवरेज को ही हम लोग मीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज भी फाइंड करना है, ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टली हम आपको परसेंटेज तो पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर ये कहाँ से मिलेगा, देखिए परसेंटेज का वीडियो ऑलरेडी वेबसाइट पे है और आप जो है यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे आपको जो आपका चैनल है की इंडियन रूटीन पे, वहाँ पे परसेंटेज का वीडियो ऑलरेडी बना के मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से देख लेना है परसेंटेज के बारे में, क्योंकि ये इसके ट्रिक्स भी बताए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रिक्स नहीं काम करेगा, आप जो यहाँ जो ट्रिक पढ़े हुए हो ना, वो सारे ट्रिक्स ही यहाँ पे काम करता है, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी अलग से ट्रिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, वो सारे मतलब ट्रिक्स है और जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो सब का सब आपको जो पहले आपने पढ़ा है परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो सब का ही है, ठीक है। नंबर सिस्टम जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी हमने पढ़ाया हुआ है, और परसेंटेज का भी फिलहाल में ही आपका वीडियो अपलोड हुआ है, देख लेना है परसेंटेज के बारे में। और एवरेज और जो मीन होता है हम लोग जब अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, हाउ टू फाइंड द मीन, इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ है, चलते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ठीक है, आप लोग एक बार ये ग्राफ को सही से नोट कर लो, क्योंकि ये दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना और कैसे को छोड़ना है, ठीक है, तो नोट कर लो। तो जैसे कि हमने जो भी टॉपिक्स लिखे हुए थे, ठीक है, तो अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेट थ्योरी, ठीक है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्लास 9th में भी है, 10th में भी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना काम का चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ से डेटा कलेक्ट करना होता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा पढ़ना जरूरी भी है। और इसलिए भी जरूरी है कि जब हम ये प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, पॉसिबिलिटी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे सेट थ्योरी बहुत ही मस्त काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सेट थ्योरी को देखते हैं। सिलेबस आपको पता चल गया, सिलेबस से मेनली क्या पढ़ना था आप लोगों को, सम डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पढ़ना था आप लोगों को, फिर क्या था, एवरेज, ठीक है, फिर क्या पढ़ना था आप लोगों को, परसेंटेज, ठीक है ना, फिर क्या पढ़ना था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये जो 4 चीजें, ये 4 चीजों को ही मेनली ये ही सिलेबस है, और ये सिलेबस को कवर करने के लिए सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी। सेट का मतलब क्या होता है, देखो समझो, सेट का जो मतलब होता है, सेट का सिंपल मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या मतलब होता है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। ये क्या सेट क्या होता है, सेट एक कलेक्शन है, क्या ये सेट जो है एक कलेक्शन है, ठीक है ना। जब हम किसी भी चीज को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शंस ऑफ, ठीक है ना, वेल डिफाइंड, क्या चीज, वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का वेल डिफाइंड जो है का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जो बोलना है। वेल डिफाइंड का मतलब समझो, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई किसी चीज का कलेक्शन या जमा करते हैं तो एक रूल हो, सर्टेन रूल हो, है ना। तो दैट मीन्स मीनिंग क्या हो गया, द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड इज द रूल, द सर्टेन रूल, है ना, फॉर द कलेक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स। जैसे हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे,
यहाँ पे लिखते हैं कलेक्शंस ऑफ फर्स्ट 10, क्या इसको लिखते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिखो, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे डेटा में मतलब नंबर ही होता है, नंबर का कलेक्शन होता है, तो डेटा का मतलब नंबर कलेक्शन होता है, तो क्या करना है इसमें, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट देखो क्या लिखा है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, पहला 10 जो है नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, और इसी में कोई बोल देगा कि भाई यहाँ पे हम 11 डालते थे, बताओ ये रूल ब्रेक हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो इसका मतलब है वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि डेटा जो कलेक्ट करना है किसी सेट में डालना है ना, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक और रूल के थ्रू हम समझाते हैं, जैसे बोलेगा कि कलेक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, है ना, जैसे क्या बोलेगा, कलेक्शंस ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फिफ्थ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलेगा, नेचुरल नंबर। अब नंबर के बारे में मत पूछना यार कि नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, और इसके लिए डिटेल वीडियो देखना है तो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, और आप वेबसाइट पे भी जाके यहाँ से चेक कर सकते हो कि india.in। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी नंबर सिस्टम के बारे में ब्लॉग भी है, वीडियो भी है, सब देख सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, सारे कंटेंट भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फिफ्थ नेचुरल नंबर, तो पहला 5 जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है वो कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, है ना, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 4th का स्क्वायर, और ये फिर 5th का स्क्वायर। ठीक है, कितने, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यदि इसी डेटा को हम किसी एक बॉक्स में ऐसे घेर दे, घर में डाल दे, तो क्या हो, यही बन गया सेट। ये क्या कलेक्शन हो गया, ये है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी एक रूल के तहत है ना, इसमें कोई रूल है, कोई नियम है ना। जब तक कोई रूल ना डिफाइंड हो तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। यदि किसी भी चीज का कलेक्शन, सपोज करो तुमको बोलेगा एक डाटा, स्कूल में गए सर्वे करने के लिए, एक डाटा दिया गया कि आपको 1 से लेके 5 क्लास तक के स्टूडेंट पे आपको रिसर्च करना है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम और उसके जो भी है स्कूल के बारे में जो भी है उसको स्टडी करके बताना है। तो आप उसमें 10th क्लास का डेटा डाल दोगे तो क्या हो गया, ये डिफाइंड तो नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए जो डिफाइंड रूल था वो 1 to 5 क्लास तक का था। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। यानी कोई बोले कलेक्शन ऑफ मैंगोज, इसका मतलब नहीं है कि इस मैंगोज में बनाना डाल देना है। ठीक है, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ मैंगोज मीन्स ओनली मैंगोज, है ना। बट यदि हम उसमें बनाना डाल दें तो क्या होगा, वो हमारा रूल को ब्रेक कर देता है। तो इसका मतलब होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करो तो उसमें एक सर्टेन रूल होना चाहिए। क्लियर, ये सब बोलते हैं सेट थ्योरी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सेट थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब नेक्स्ट हम बात करें तो सेट जो होता है, देखो इसी चीज को जब हम एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो ये हमारा सेट बन जाता है। ठीक है, अब सेट जो बन गया, ठीक है, तो इसका कुछ सिंबल होगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के नाम तो आप लोग सुना होगा कि नहीं, कितने कितने टाइप ब्रैकेट होते हैं, वो होता है इस टाइप से, ये ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट होता है। ठीक है, हमको थोड़ा सा बनाने आता है, आप लोग बना लेना। एक होता है ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट। इसके बाद क्या बोलते हैं, मीडियम। ये क्या होता है, मीडियम। ये क्या होता है, स्मॉल। इसको बोलते हैं ओपन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, आप लोग इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, ये ओपन क्लोज क्या होता है, बस समझो। जो सेट होता है, सेट ऑफ एलिमेंट आर डिनोटेड एज करली, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट भी। कैसे बोलते हैं, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर में सेट ऑफ एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम लिखे यहाँ पे
ना, AEIOU। देखो ये क्या है, ये करली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, AEIOU। ये क्या है, दिस इज अल्फाबेट बट द वॉवेल्स अल्फाबेट है। यानी यहां पर भी रूल लगा हुआ है कि ये जो सेट होगा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स अल्फाबेट है ना, दैट मीन दिस इज अ वेल डिफाइंड एलिमेंट। इस टाइप से इसको हम नाम डाल दिए, सपोज करो सेट ए, यानी नाम जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, नेम ऑफ द सेट है ना, जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे, कैप्स यानी कैपिटल अल्फाबेट से, जैसे ABCD, जो बड़ा अल्फाबेट होता है ना, है ना, कैप्स जो होता है, जो कैपिटल अल्फाबेट होता है ABCD, उससे हम लोग सेट का नाम डालते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, है ना, सेट डी, इस टाइप से। लेकिन जब एलिमेंट लिखने का बात आएगा, ठीक है, तो एलिमेंट्स है ना, देखो यहाँ पे क्या है, AEIOU, दीज आर द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स हम भी स्मॉल अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं, और जो नेम होता है वो कैपिटल अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज था जो हम सेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, बेसिक। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सेट है, ज्यादा उसमें डिटेल नहीं जाना है, लेकिन आपको डेटा के बारे में पढ़ रहे हो तो डेटा का सारी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए फुल नॉलेज के साथ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखो फर्स्ट बात करते हैं द सेट लिखने का जो स्टाइल होता है। ठीक है, तो सेट लिखने का स्टाइल आई थिंक आप लोगों को नहीं पूछेगा, फिर भी बता देते हैं। सेट लिखने का दो स्टाइल होता है, दो टाइप से लिखा जाता है। देयर इज टू वे टू राइट द सेट, है ना। द फर्स्ट वन इज, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बिल्डर का नाम ही क्या मतलब है कि बिल्ड करना, खुद से बनाना है ना। और जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी आपको जो है क्या होगा, एक रोस्टर फॉर्म हो गया जिसमें सेट बना रहेगा, और एक होता है बिल्डर फॉर्म, यानी इसमें आपको बिल्ड करके सेट को क्रिएट करना है, न्यू सेट को बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, आपको जैसे सपोज करो कोई ये दे दिया 1 4, ठीक है, 9 16 25। देखो ये है रोस्टर फॉर्म, इसमें डेटा दिया हुआ है, इसमें कोई रूल नहीं लिखा हुआ है। रूल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। यानी इसी सेट को हम, जो सेट है हमारा क्या है, 1 4 9 16 25, इसको बताओ कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस टाइप से, x, ठीक है ना, सच दैट x इज, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल, सॉरी फर्स्ट फिफ्थ ना, फर्स्ट फिफ्थ नेचुरल नंबर। देखो थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्या है, ये एक रूल हो गया, ये रूल इसी सेट का ये रूल है। ठीक है, तो मतलब आपको रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा, इसका मतलब है कि आपको खुद से एक रूल क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम इस टाइप के सेट को एक रूल में डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और जब ऑलरेडी कोई रूल हम लोग को बनाना नहीं है, रूल दिया ही हो, रूल से ऑलरेडी सेट बिल्डअप भी किया हो, ये देखो बिल्डअप किया हुआ है सेट ऑलरेडी, तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म में जो डेटा होते हैं, ओनली डेटा दिया रहता है, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको उसी डेटा का रूल्स को लिखना पड़ता है, या खुद से आप रूल डिफाइन करके एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। यानी इसका मतलब है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसका कोई भी वो नहीं है, रूल वगैरह नहीं है कि ऐसे लिखना ऐसे लिखना है, आपको खुद से लिखना पड़ेगा, नियम रूल लिखना है, या आपको कोई सेट दिया तो उसको डिफाइन करके खुद लिखना है ताकि वो सही हो। ऐसा नहीं कि हम कोई भी रूल लिख दे, रूल ऐसा लिखना है कि जो सर्टेन हो, जो सेट के हर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं कि कोई रूल लिख दें जो एक ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हो, या सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो, एक पे नहीं हो, तो फिर भी आपका जो है ये गलत हो जाएगा। सबके लिए, ईच एंड एवरी के लिए जो है जो रूल होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लियर। ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, जो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे।
टाइप्स ऑफ सेट में क्या है हमारा, देखो जो हमारा टाइप्स ऑफ सेट है, क्या है, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, इसको बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का मतलब ही होता है, इसको नल भी बोलता है, तो क्या बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, नल सेट। देखो नाम से ही लग रहा है क्लियर कि उसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना, यानी दैट मीन्स द सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट होगा। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, फाई के थ्रू, ठीक है, फाई के थ्रू, यानी क्या मतलब है, फाई मीन्स यहाँ पे कोई ये ब्लैंक रहेगा। देखो जीरो नहीं डालना है, जीरो भी, जीरो क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यदि यहाँ पर जीरो डाल दिए इसका मतलब हो गया कि इसमें एक एलिमेंट हो गया, ये ऐसे वैकेंट रहेगा, इसको फाई से इंडिकेट करते हैं, नल सेट को या एम्प्टी सेट को। दूसरा होता है हमारा सिंगलटन। क्या होता है, तो सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। सिंगलटन का मतलब नाम से लग रहा है, सिंगलटन, ठीक है ना, ये क्या सिंगल, तो सिंगलटन होता है, सिंगलटन का मतलब क्या है, सिंगलटन से नाम ही से आपको लग रहा है, ठीक है, कि जिसमें सिंगलटन जो है, जिसमें क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। उसमें जो हमारा एक ही एलिमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, है ना। सिंगलटन सेट मतलब हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जैसे सपोज करो कोई हम सेट ए लिखें और उसमें कोई एलिमेंट डाल दिए, ई डाल दिए, ये भी क्या है, एक एलिमेंट इसके अंदर, सिंगलटन सेट है। कोई सेट बी लिखा है, इसके अंदर जीरो डाल दिया, ये भी एक एलिमेंट है। जीरो इज द एलिमेंट। यदि हम नाम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, जीरो है, बट यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट वन है, ठीक है। जीरो इज ऑल्सो द एलिमेंट, ठीक है। तो इस टाइप से चाहे कोई सीट से लिखा है, इस समय यहाँ पे लिख दिया, कोई भी मैं सपोज करो 10 लिख दिया, 10 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके बाद जितने भी सेट होते हैं उस टाइप के, फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब होता है, देखो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हल्का हल्का। फाइनाइट सेट जो होता है हमारा, एक होता है फाइनाइट, एक होता है क्या चीज होता है हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है। एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट, तो दोनों का कंसेप्ट क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो कंसेप्ट है, देखो फाइनाइट वर्ड का मतलब क्या है कि द सेट हैविंग डेफिनिट एलिमेंट, नंबर ऑफ डेफिनिट एलिमेंट्स। डेफिनिट मतलब जो हम काउंट कर सके, एक डेफिनिट लिमिट तक हो, ठीक है। जिसमें या डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या बोले, जैसे 100 एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो, 1000 एलिमेंट हो, लाख एलिमेंट हो, करोड़ एलिमेंट हो, तो जो क्या हो, काउंटेबल हो। इनफाइनाइट मतलब जिसको इनफाइनाइट है, कोई काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट। यानी इसमें क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, डेफिनिट होगा, इसमें जो है डेफिनिट एलिमेंट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, इनफाइनाइट होगा, इसमें क्या है, इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा। तो नाम से भी क्लियर है कि जो फाइनाइट सेट है और जो इनफाइनाइट सेट है, वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फाइनाइट का मतलब होता है, फाइनाइट सेट में सपोज करो कोई यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया, सेट ए लिखा, सेट में हम 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पे लिख दिया 100, का मतलब क्या है कि इस सेट में एक से लेके 100 तक का एलिमेंट है। बट हम यहाँ पर सेट बी लेते हैं, कोई यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब बताओ यहाँ पे कोई लिमिट है, नहीं है ना, जा रहा है अपना जहाँ तक जाना है, उसका कोई अंत इंड नहीं है, ये इनफाइनाइट हो गया, समझ में आ गया। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब समझ में आ गया। फाइनाइट में है कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होगा, डिफाइन होगा कि इतना एलिमेंट है, ठीक है। बट इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, नंबर काउंटेबल नहीं होता है, मतलब ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट सेट या सिमिलर सेट। देखो दो टर्म समझो, दो बात करते हैं, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट,
ठीक है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, हम दोनों के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल तो देखो बहुत ईजी रहेगा। सपोज करो एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है जो भी 1 2 3 4 5, कैसे भी सकते हो, एक एलिमेंट, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 2 1 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, 3 है तो 3 समझना, ये नहीं कि आप कुछ डाल देना। और एक और सेट लेते हैं सी जिसमें लिख देते हैं हम, जो लिखना है क्या लिखना है, लिखो 6 5 4 7 8, को जो लिखना है लिख सकते हो, 10 8 तक रन दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने सेट हैं, दे आर 3 सेट्स, हाउ मेनी सेट्स, दे आर 3 सेट्स। अब तीनों सेट में हमको ये बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा इक्वल सेट है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, देखो इक्वल का मतलब ये होता है कि दो सेट इक्वल कब होगा, व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द एलिमेंट्स आल्सो आर इक्वल, सेम टू सेम, ठीक है। जितना नंबर्स ऑफ एलिमेंट एक सेट में है उतना ही नंबर्स ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में होगा, बट एग्जैक्ट होगा, जो एलिमेंट उसमें है वही एलिमेंट उसमें भी होगा, ना तो उसमें कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा ना दूसरे सेट में कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। इक्विवेलेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट आर इक्वल, बट वी कांट से, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो जैसे फॉर एग्जांपल समझे, सेट ए और सेट बी क्या है, देखो यहाँ भी 1 है, 1 2 3 4 5, यदि यहाँ पे लिखे एन ए लिखा मतलब होता है, देखो ऐसे जब लिखोगे ना एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5, कितना एलिमेंट है 5 एलिमेंट है। इसमें देखो 1 2 3 4 5, यानी इसमें क्या है, एन बी में कितना है 5 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, एन सी में कितना एलिमेंट है 5 एलिमेंट है। यानी जो तीनों सेट्स है, ऑल द 3 सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नोट द सेम एलिमेंट्स, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल 3 सेट्स, बट इन जो है सेट टू ए एंड बी, दिस टू फर्स्ट सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑल्सो हैविंग सेम एलिमेंट्स, देखो 1 यहाँ पर है, 1 इज देयर, 2 2 3 3 4 4 5 5, ना तो उसमें कोई एक एक्स्ट्रा है ना एक उसमें कोई एक्स्ट्रा है ना, यानी जो एलिमेंट यहाँ पर है वो एलिमेंट यहाँ पर भी है। ऑर्डर से कभी ये नहीं करना है, ठीक है। सेट में एलिमेंट कैसे भी लिखा जाता है, बट एक ही रूल है सेट में, द एलिमेंट्स विल नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 1 है तो 1 1 डाल दिया, ये गलत है, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ओके। तो देखो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम हो गया और एलिमेंट भी सेम हो गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ए इक्वल टू सेट बी, यानी सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। बट इन द केस ऑफ ए एंड सी एंड बी एंड सी, देखो ये तो इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है कि नहीं है, दोनों जगह 5 है। तो इस केस में हम बात करें तो देखो, तो ये भी इक्वल ये भी इक्वल, बट एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 5 4 7 8, यहाँ देखो 6 7 and 8, these 3 objects are different from the objects of set A, right? So in that case we can say that set A is equivalent to set B, समझ में आ गया। यानी सेट ए जो है सेट बी के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है, नॉट इक्वल है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में इसी चीज का डिफरेंस होता है, किसका, किस चीज का, कि एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बट एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है इसका मतलब इक्विवेलेंट भी नहीं होगा, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट के लिए क्या कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन इज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर बोथ सेट आर इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट एलिमेंट्स, यदि एलिमेंट्स भी इक्वल हो गया देन सेट बिकम्स इक्वल, और एलिमेंट्स इक्वल नहीं है सिर्फ नंबर्स इक्वल है देन दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, ठीक है।
यदि जैसे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल दिए, यानी इसका मतलब क्या होगा कि बी, सॉरी क्या लिख दिए, ए सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट सी एंड सेट बी इज इक्विवेलेंट टू सेट सी। सेट ए जो है सी के साथ भी इक्विवेलेंट है और सेट बी ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सेट सी, है ना। सो दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विवेलेंसी ऑफ द सेट्स, राइट। सो इसको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जो है पूछ लेना है, ठीक है, कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वेबसाइट पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। वेबसाइट याद रखना है keyindia.in, keyindia.in क्या था, keyindia.in, एकदम याद कर लो वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक बहुत नॉलेज का जरिया है, क्योंकि इस वेबसाइट पे आप लोगों को बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आने वाले अभी कुछ चल भी रहे हैं और कुछ आने वाले भी, आप वहाँ लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का आई थिंक वहाँ पर सेट अभी टेस्ट चल भी रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग दे सकते हैं। इस टाइप से चीज़ों को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, देखो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सेट हो गया, ठीक है। एक सेट और पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। देखो यूनिवर्सल सेट मतलब दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। जितने भी सेट बनाया, सपोज करो सेट ए बनाया कुछ ना, सेट बी बनाया तुमने, सेट सी बनाया, तो इक्विवेलेंट यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। इसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, यानी यू का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। यू मतलब क्या हो गया भाई साहब, सेट ए, सेट बी, सेट सी, है ना, डॉट डॉट। अब जितना सेट बनाओगे उतना सेट पे काम करेंगे, यानी और कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ द यूनिवर्सल, है ना। यूनिवर्स में जितना भी सेट्स आप बनाते हो, दीज आर क्या है, ये क्या है, कलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सेट, है ना। यानी यूनिवर्सल सेट क्या है, कलेक्शन हो गया, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग आज का थोड़ा सा देखेंगे डिस्क्रिप्शन, इस टाइप से हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा वीवीआई चीज के बारे में। कुछ एक होता है सबसेट, देखो सबसेट। सबसेट मतलब क्या हो गया, सबसेट का मतलब होता है, देखो सब का मतलब हो गया छोटा। फॉर एग्जाम्पल से पढ़ें तो आप लोग एक्चुअली यह डिटेल नहीं पढ़ना है, बस कंसेप्ट समझना है, ठीक है। इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू जा रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं जो अभी आप पढ़ रहे हो उसको डिटेल, सबका डेफिनेशन, सबका एग्जाम्पल से एक करके जो पढ़ना होता है वो 9th-10th क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है। तो 9th-10th क्लास का भी वीडियो है, यदि आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। या आप बोलोगे तो बना दूंगा, यदि नहीं होगा तो ठीक है। आप लोगों को सेट के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना है तो लोग कमेंट करके बोलना है, जरूर बना देंगे हम। देखो सबसेट, जैसे सपोज करो कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। यहाँ पे लिखेंगे एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है कि नहीं है। तो इस टाइप से अब यहाँ पे हम एक सेट लेते हैं बी, जिसमें लिखते हैं 2 4 6। अब देखो सेट बी का जो एलिमेंट है वो कहाँ से है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी फ्रॉम द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, है ना। एलिमेंट ऑफ सेट बी फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो 2 यहाँ है, 2 4 4 6 6, तो हम इसको बोल सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। देखो ये सबसेट का इक्विवेलेंट ये है, सिंबल है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, तो बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। फाइव जो मतलब एम्प्टी होता है, फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। हो सकता है कि एग्जाम में आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा सेट है जो सारे सेट का सबसेट होता है, तो क्या होगा, फाइव, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो यहाँ पे एक सेट हम सी लेते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे 2 8 10। अब बताओ सी में जो एलिमेंट है 2 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पे है नहीं है। इसका मतलब है कि 10 क्या है, 10 जो है ये एलिमेंट है आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी सेट ए से कोई है नहीं। जो एक भी एलिमेंट सेट से बाहर चला गया तो इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी ए का सबसेट नहीं होगा। यानी सबसेट होने के लिए सिंपल कंडीशन क्या हो गया, सबसेट वही सेट होगा
those set are said to be subset of any set, ठीक है, if all the element of subset है ना are from the subset of यूनिवर्सल सेट, या जो जिस सेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये होता है सबसेट का कुछ कैसे फाइंड करेंगे। कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। सपोज करो यहाँ पे एक सेट, जैसे हम यही इसी सेट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है बताओ, एन इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5। तो नंबर, इसको याद रखो, ये काम देगा, नंबर ऑफ सब सेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू दी पावर एन, मतलब एन मतलब क्या, दिस इज योर एन, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 दी पावर 5। अब देख लो कितना होता है, कितना होगा 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो दिस इज योर 32। यानी ए जो सेट है उसका सबसेट हम बनाने लगेंगे तो उसका टोटल 32 सबसेट बनेगा। कितना बनेगा, टोटल 32 सबसेट बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग, आपको ये नहीं पूछेगा कौन कौन सबसेट होता है, सिर्फ पूछेगा कितना, ये इसको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीबीआई है ना, इसको याद रखना। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको याद रखना है। ये जो है आपको कहीं बोले कि किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा बता दो, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको फाइंड करेंगे, याद है, देख लो फटाफट। नेक्स्ट जो है हमारा, देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। कुछ और देखना है तो चलो एक बार कुछ और देख लेते हैं, जैसे हम चलो बात करते हैं यूनियन। आई थिंक ये कुछ इतना पूछेगा नहीं डिटेल आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं यूनियन और, ठीक है, इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट्स का होता है। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपको वर्ड से लगता है कि सबका एक कलेक्शन होगा ना, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सब अलग अलग होगा, राइट। तो यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कि सेट, यूनियन का जो सिंबल होता है हम लोग ऐसे यू से इंडिकेट करते हैं, और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, ठीक है, इससे हम लोग इंडिकेट करते हैं। सपोज करो सेट ए में 2 3 4 6 7 कोई एलिमेंट है, सेट बी तुम लिया है ना, इसमें कोई भी लिख लो जो लिखना है, 6 5 8 9 3 जो लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। अब हमको फाइंड करना होगा ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में देखना है कि सारे, देखो यदि हम फाइंड करें ए यूनियन बी, दैट मीन्स ए यूनियन बी इज अ सेट। कैसा सेट होगा, इज द कलेक्शंस ऑफ all the elements of set A and set B, but in the set the number elements will not repeat, उसको रिपीट नहीं किया जाता है। देखो दोनों में पहले क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 लिख लो, जो कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन 3 कॉमन 3 लिख लो, 4 है नहीं है, चलो 4 भी लिख देते हैं, 5 है 5 लिख लो, 6 कॉमन 6 कॉमन, ठीक है, 4 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया। अब क्या बच गया, 7 8 9। देखो इसके भी जितने एलिमेंट हैं इसका भी सारा एलिमेंट इसमें आ गया। यानी किसी भी सेट का यूनियन निकालने का मतलब होता है उस सारे सेट्स का एलिमेंट्स का कलेक्शन, बट कंडीशन यही है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। लेकिन जब इंटरसेक्शन फाइंड करना आपको, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन भी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, है ना। जैसे मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। यदि हम ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाल लें तो कॉमन क्या क्या है, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में, एक 6 है ना, एक 6 है। यानी देखो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि फाइंड द कॉमन एलिमेंट। इफ हमको यदि दो सेट का, देखो 2 3 4 जितना सेट होता है सबका इंटरसेक्शन होता है, सबका यूनियन होता है।
सिर्फ हम दो सेट के बारे में बात करें तो ए और बी का सेट का दी इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द कॉमन पार्ट्स यानी कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी, है ना। बट इन द यूनियन यू हैव टू कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट कलेक्ट होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, और यूनियन में कैसा एलिमेंट होता है, जो सारे सेट्स का एलिमेंट उसमें यूनियन में होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। देखो थोड़ा सा अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि आई थिंक ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी काम आएगा, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम अभी दो सेट पे लेके पढ़ेंगे आगे, और इस टॉपिक हम जो है ये मतलब यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि इसमें और भी सेट थ्योरी बहुत वास्ट है। तो डिटेल चाहिए तो आपको कमेंट डालना है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ का आगे आपको काम नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। जब हम लोग को जो मेन टॉपिक है आगे डेटा टेबल वगैरह जो पढ़ना है उसमें इतना काम नहीं आएगा, फिर भी हम वेन डायग्राम तो यहाँ पढ़ा देते हैं। वेन डायग्राम तक जो भी है चीज़ें पढ़ाते हैं हम लोग, और इसके आगे जो भी चीज़ होगा आप लोगों को हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेन डायग्राम आपको जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वहाँ पर भी आपको काम आएगा, ठीक है। वेन डायग्राम इस टाइप से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। देखो जो एग्जाम्पल अभी लिया है हम लोग, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अभी वेन डायग्राम को पढ़ते हैं। इसमें वेन डायग्राम में ये हो गया, हम एक ऐसे सेट लिए ए, इसे ए ले लिए, इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, ये हमारा यूनिवर्सल। यू बाहर क्यों लिखे हैं, ए और बी क्या है, यू के अंदर में है, और ये यू का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। सेट ए है, सेट बी है। देखो ये गोला बनाने का मतलब है कि इसके अंदर में ये जो है, इसके अंदर में यदि देखो यहाँ पे हम एक चीज ड्रॉ करते हैं हम लोग कलर से। देखो ये ऐसे आया, ठीक है, ये ऐसे देख लो, मतलब ये जो पार्ट है पूरा ये इसका है, और ये जो पार्ट है इसका है। ये तो एक काम करते हैं ना, अलग कलर से बना देते हैं, ठीक रहेगा ना, कन्फ्यूजन ही आप लोग का नहीं रहेगा, ठीक है भाई साहब। बहुत बढ़िया सर जी। गोला गोला बनाओगे, लो सीखो गोला कैसे बनता है। देखो सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, यानी सेट ए में वैसे एलिमेंट रहेगा, कौन सा एलिमेंट रहेगा भाई, 2 3 4 5 6 इतना एलिमेंट रहेगा। और सेट बी में कौन सा एलिमेंट रहेगा, जो सेट बी का एलिमेंट होगा, 6 5 8 9 3 2। अब बात करते हैं, ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये पार्ट क्या कहलाता है, इसी को बोलते, इसी का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसके अंदर में दोनों का कॉमन एलिमेंट्स रहेगा। क्या रहेगा, कॉमन एलिमेंट्स। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या, देखो क्या निकाला इंटरसेक्शन, 2 3 6, यानी इसमें क्या होगा 2 3 6, ठीक है। बाकी अब देखो ए और बी दोनों में ये कॉमन है, तो सेट ए में अब क्या क्या एलिमेंट, 2 3 6 तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, तो 2 ये 2 को 3 को 6 को यहां से हटा देंगे, क्या बच गया 4 और 7, तो गया 4 और 7, इसमें सिर्फ 4 और 7 बचा। और बी में क्या बचेगा, बी में देखो 2 3 6 हटाओ, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 6 हटा दिया, क्या बचा 4 5 6 8 9, 4 5 6 7 8 9, सॉरी 6 तो हट गया ना, 4 5 7 8 9। अब देखो, अब इसको तुम ढक दो, इसको ढकने के बाद ये इसको देखो तो क्या है, ये क्या है बताओ, 2 3 6 4 5 7 8 9, देखो इसमें 2 3 4 6 और सॉरी इतनी नहीं लिखा गया ना, देखो बताना चाहिए ना तुम लोगों को, पता है नहीं। यहाँ पे सेट बी का एलिमेंट लिखना है, तो सेट बी में सेट बी में क्या है, देखो 2 यहाँ से ना, इन्हें लिख दिया, यहाँ से 2 3 6 एक है ना, एक 3 है एक 2 है, क्या बच गया 5 8 9, तो इसमें क्या होगा 5 8 9, ये एलिमेंट होगा। क्लियर। अब हम जब सबको मिलाएं, ये सबको जब मिला देगा तो ये सेट मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, देखो तो मिलाओ तो सबको, सबको मिला दो, देखो 2 3 4 5 2 3 4 5 6 6 7
7 8 8 9 एंड 9 आ गया, यानी सबका मिली भगत हो गया तुम्हारा यूनियन। ठीक है, ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं कॉमन पार्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन पार्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। यानी सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जब आपको बोला जाए वेन डायग्राम के थ्रू कि बताओ भाई साहब ये जो एलिमेंट है कौन सा इंटरसेक्शन है और कौन सा क्या है यूनियन है। अब यहाँ पे 2-3 नाम और सीखना है। नाम कैसे सीखना है? देखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि बी के एलिमेंट से ए का एलिमेंट को हटा दो। ठीक है, तो बी के एलिमेंट में देखो क्या क्या है, बी का जो एलिमेंट है 6 5 8 9, ए में 2 3 6 हटा दिया। ये जो हमारा जो पार्ट है ये दिख रहा है आपको, ये सब ना, ये वाला नहीं, सिर्फ ये पार्ट हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी माइनस ए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये पार्ट है तो उल्टा क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट क्या होगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए माइनस बी। समझ गया? यानी इसी को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? यदि ए माइनस बी निकालना है तो सेट ए में से बी का जो भी एलिमेंट कॉमन है वो सबको निकाल दो, कॉमन एलिमेंट को, तो सेट ए में प्योर उसका एलिमेंट बच जाएगा। बचेगा नहीं? यानी हम ए माइनस बी निकालें, देखो ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, देखो ए माइनस बी निकालते हैं तो ए क्या है? 2 3 4 6 7 है ना, और इसको करेंगे माइनस करो बी से 6 5 8 9 3 2, तो मतलब बी का एलिमेंट हटा दो। तो बी का एलिमेंट जब हटाओगे तो क्या 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 कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो क्या बच गया? 4 एंड 7, यानी प्योर ए का एलिमेंट है। ये क्या है? दिस इज द ओनली प्योर एलिमेंट है, प्योर है ना, ए का, यानी ओनली ए है, सिर्फ ओनली ए है। ठीक है ना? तो जैसे ये वेन डायग्राम कहाँ रीजनिंग में कहाँ काम करेगा? जैसे पूछेगा कि कुछ कबूतर जो है ना चूहा है, ठीक है, कुछ चूहा मतलब जो है वो बिल्ली है, इस टाइप से जो कुछ इस टाइप का रीजनिंग आता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उस टाइप को रीजनिंग को बनाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का ही यूज करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और भी उसका ट्रिक्स है लेकिन वहाँ वेन डायग्राम भी यूज होता है। तो मतलब बेसिक नॉलेज में आपको वेन डायग्राम वहाँ भी यूज कर मतलब आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का जो ये सीरीज का फर्स्ट ये मतलब लेक्चर था। ठीक है, और हम लोग देखो हर एक लेक्चर को ध्यान से देखना है, वीडियो को कभी स्किप मत करना, क्योंकि क्या होता है ना कि टीचर जब भी पढ़ाते रहता है कोई भी टीचर तो अपने रिदम होते हैं, और इसमें वो ऐसे सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाता है जो एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, भले ही आप जानते हो ये अलग थिंग है, लेकिन दोबारा सुनने से क्या होता है कि आपकी और नॉलेज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी पढ़ने वाले वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है। ठीक है, बाकी आप लोग को और भी कोई देखिए इसमें वो सेट थ्योरी बहुत वास्ट है, हम इतना वास्ट नहीं किए क्योंकि आप लोग को सिलेबस के हिसाब से जितना हमको लगा है ना उतना बताया, ये सफिशिएंट है। और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग स्टैटिक्स के बारे में जो पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का सीरीज का जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 क्लास होगा। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक। सो आप लोग वीडियो क्लास बंद करने से पहले, क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर करो, ताकि ठीक है हम लोग को भी आप लोग के सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू एंड जय हिंद।